जी, आज की पत्रकार वार्ता जो है ये परसों शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में मेरे जो बीजेपी के जहाँ के मुखालिफ कैंडिडेट रहे हैं श्री पवन खिलिया जी, उन्होंने दो इल्ज़ाम मुझ पर लगाए। दो नहीं कई आरोपों की बुशार की है, उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहला तो उन्होंने ये कहा कि मैंने पवन गुप्ता ने बीजेपी के नाम पे वोट लिए और लोगों को झांसा दिया और लोगों को बेवकूफ़ बनाया। पहले तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी ने दो दो मैंडेट दिए थे? क्या कभी कोई पार्टी दो मैंडेट दे सकती है? ये पूरी दुनिया को सर्वविदित है और मेरे ख्याल में छोटे से छोटे बच्चे को भी मालूम है कि मैंने चुनाव आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ा और लोगों ने उस फैसले के ऊपर में अपनी मोहर लगाई। पर मेरे को सबसे बड़ा दुख तो ये है कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने अब राष्ट्रपति का वोट भी मेरे को नहीं दी, बीजेपी को नहीं दिया, और हम जानते नहीं कि पैसे के लालच में बेचा है, क्या किया। मैं पहले ही तो ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये कोई मेरे राजनीतिक आका नहीं है या मैं इनकी पार्टी के अंदर में नहीं हूँ कि जिससे ये मेरे को पूछ सकते हैं कि मैंने वोट किसको दिया। मैंने वोट देने से पहले और वोट देने के बाद में जिस प्रेस ने कश्मीर में मेरे को पूछा, मैंने बता दिया था कि मैंने वोट अपनी कॉन्शियस से, अंतरात्मा की आवाज़ से श्री रामनाथ कोविंद जी को, सेंट्रल बीजेपी को दिया है। स्टेट बीजेपी का होता शायद मैं सोचता इसके ऊपर, मैंने दिया। पहले तो इनके पास में क्या अधिकार है, मैं पूछता हूँ, क्या ये लोगों की बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि लोगों ने मुझे को बीजेपी का कैंडिडेट समझ के वोट दिया? ये कौन सी पार्टी के उम्मीदवार थे अगर मैं बीजेपी का था? ये बताएं, ये आजाद उम्मीदवार थे कमल के फूल पे? ये कह रहे हैं कि पवन गुप्ता ने लोगों को झांसा दिया, बीजेपी के नाम पे वोट लिए। मैंने बीजेपी, क्या लोग 37,000 लोग बेवकूफ हैं जिन्होंने मुझे वोट दिया? लोगों की बुद्धिमत्ता पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। ये इनकी राजनीतिक नौसखियापन, राजनीतिक अपरिपक्वता, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी और इनकी राजनीतिक सूझबूझ, इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल बैंकरप्सी को दिखाती है। राजनीतिक और जो एक दिवालियापन होता है, बुद्धि का दिवालियापन और राजनीति का दिवालियापन, ये शो करता है कि ये मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं। भैया, ना तो मैंने बीजेपी के नाम पे चुनाव लड़ा, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा और डट के लड़ा, और इन महानुभाव जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मोदी को भी मिट्टी में मिला दिया, तीसरे नंबर पे आए, फिर भी अपनी हार को नहीं पचा पा रहे हैं। और तीसरा, इनके पास में, ये मेरे को बताएं कि इनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, इनके ये जानकारी का स्रोत क्या है इनका, कि इनको जब पता चला कि पवन गुप्ता ने वोट मीरा कुमार को दिया या रामनाथ कोविंद को दिया, ये उसका सोर्स बताएं। अगर ये नहीं बताते हैं तो मैं इनके खिलाफ मानहानि का केस ठोकूंगा। फिर उन्होंने कहा कि ये पैसे के लालच में हो सकता है दिया है, तो मैं अगर ये साबित करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं इनके खिलाफ, मैंने आपको बताया, मैं कानूनी सलाह ले रहा हूँ और मैं इनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करूँगा। पहले इनको नोटिस भेज रहा हूँ। ये इनके दिवालियापन का नतीजा है राजनीति कि एक बंदा एमएलए बना जाता है, उसको ये पता नहीं है कि सीक्रेट वोटिंग होती है। इस सीक्रेट वोटिंग के ऊपर में आप कोई एक डार्ट तक भी लगा दोगे, आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। तो इनको कौन से सोर्स थे? मैं कहता हूं कि इनमें से कौन किसने वोट दिया मैं नहीं कह सकता। मेरे को ये इनको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है कि मैं वोट किसको दे रहा हूं। मैं आजाद हूं, मैं वोट ए को दे सकता हूं, बी को दे सकता हूं, सी को दे सकता हूं। जनता ने मुझे चुना है, जनता मेरी जज है। मैं जनता की अदालत में जब इलेक्शन लड़ने द्वारा जाऊंगा तो जनता इसका निर्णय करेगी कि पवन गुप्ता जी ठीक थे या गलत थे। मैंने जब पिछला वोट दिया, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, मैंने बीजेपी की पॉलिसीज के अगेंस्ट वोट दिया। वो मैंने आपको आपके चैनलों के माध्यम से विस्तार से मैंने बताया था कि
किस प्रकार का सिलसिला इस बीजेपी ने जम्मू के अंदर में किया, और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर में जिस प्रकार जम्मू सूबे के साथ में भेदभाव किया और जिस प्रकार से राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की और जिस प्रकार इन्होंने एक नरम अलगाववाद को प्रोत्साहित किया, मैंने उसके अगेंस्ट वोट दिया था। ये मैंने उस समय स्पष्ट किया था। इन्होंने आज तक जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर मैंने 20 मुद्दे उठाए, अब तक इन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा सिलसिलेवार कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था मुशर्रफ आलम को क्यों छोड़ा, कोई जवाब नहीं था। मैंने फिर पूछा कि आपने जो एनआईटी के स्टूडेंट्स की पिटाई की और उसके ऊपर में आपने कोई एक्शन नहीं लिया, और उन बच्चों को, जिन बच्चियों ने कहा था कि एक का रेप कर दोगे, हमारे को ये धमकी मिली है कि सब सुधर जाएंगी, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। उनको दोबारा सिन्नर के उस माहौल में धकेला। इन्होंने बीफ के ऊपर में एक तरफ तो ये बयान मांगते हैं और दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट में गए कि गोवध के ऊपर से बैन हटना चाहिए। ये बीजेपी की और पीडीपी गवर्नमेंट जो है जिसके खिलाफ नहीं है, इसका जवाब दे मेरे को। नहीं गई है तो इनके 2 डिप्टी एडवोकेट जनरल को बेइज्जत करके निकाला गया गवर्नमेंट ने। क्या ये लोगों ने उसका कोई बताया, ये जम्मू सूबे की, क्योंकि वो बीफ के बैन के लिए गए थे और ये बैन खुलवाने के लिए गए। इसके बाद में बंकर इनके टाइम पे टूटे। आज उन बंकरों के ना होने के कारण कश्मीर में मिलिटेंसी चरम सीमा पर है, आज टेररिज्म चरम सीमा पर है। क्या इनके टाइम पे आर्मी की ग्राउंड्स को खाली नहीं कराया गया? क्या ये सच से परे है? ये भी बात का जवाब इन्होंने नहीं दिया। क्या इन्होंने 624 स्टोन पेल्टर को बिना इस बात की गारंटी के कि ये लोग जो है दोबारा स्टोन पेल्टिंग में शामिल नहीं होंगे, इन्होंने 6 जुलाई 2016 को छोड़ा और 8 जुलाई को जब बुरहान वानी की हत्या हुई, बुरहान वानी को जो न्यूट्रलाइज किया गया, उस वक्त के बाद में इन्हीं स्टोन पेल्टर्स ने कश्मीर के अंदर में उस आग को दोबारा लगाया। इसका ये जवाब दें। बुरहान वानी के परिवार समेत स्टोन पेल्टर्स की जो फैमिली थी उनको 5 लाख रुपया नगद और एक नौकरी क्या इस बीजेपी और पीडीपी की सरकार ने नहीं दी? उसका जवाब दें। मैं इसके आगे पूछना चाहता हूं कि इन लोगों के जब बुरहान वानी की किलिंग हुई उस वक्त इन्होंने उस राजनीतिक जनाजे के अंदर में 3 लाख लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत किसने दी? क्या ये भूल रहे हैं कि बुरहान वानी की किलिंग के टाइम पे हमारी स्टेट की चीफ मिनिस्टर श्रीमती महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था कि अगर ये हमारे को पता होता तो हम इसको सरेंडर कराते हैं। निर्मल सिंह जी ने कहा था ये एक एक्सीडेंटल किलिंग हुई है, मिस्टेकन नहीं मारा गया है, गलती से मारा गया है, हम मारना चाहते थे इसको। और आसिफ दाबू ने कहा कि ये कस्टोडियल किलिंग हुई है और कश्मीर में इसके बाद आग लगी। ये बुरहान वानी को के लिए क्या कह रहे हैं हमारे डिप्टी सीएम साहब कि ये मिस्टेकन नहीं मारा गया, गलती से मारा गया। ये इनकी उग्रवादियों के प्रति जो सहानुभूति थी वो थी। उसके बाद में सिलसिलेवार चीजें चली, वहां का माहौल बिगड़ा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जम्मू के साथ में उस दिन से लेकर आज तक माहौल तो ठीक नहीं हुआ। मैं जम्मू के साथ पूछता हूं, जितने भेदभाव के मैंने आंकड़े पूरी असेंबली में गिनवाए, अखबारों में दिए, क्या बीजेपी का मुंह खुला? आज 43.5 करोड़ रुपया एजुकेशन के अंदर में जो है वो जाता है कश्मीर के कॉलेज में एड के रूप में। जम्मू में एक कॉलेज में नहीं जाता। मैंने जम्मू की म्यूनसिपलिटीज का बताया, बाकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में कितना भेदभाव है जम्मू और कश्मीर के अंदर में, बाकी म्यूनसिपलिटी जम्मू में और कश्मीर में, एग्रीकल्चर में कितना भेदभाव है, हॉर्टिकल्चर में कितना भेदभाव है। मैंने एक मुद्दे को रख के गिनवाया। एजुकेशन के अंदर में कितना भेदभाव है,
मैंने हर मुद्दे को गिनवाया। उसके बाद में मैंने इनको ये भी गिनवाया कि आज पीएससी की जितनी सिलेक्शंस हो रही हैं, ये आज़ाद हिंदुस्तान के और आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाद में पहली हिस्ट्री में है कि जम्मू के कैंडिडेट्स जो है उनकी सिलेक्शन मात्र 18 से 20% रह गई है। अगर वो भी हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों की और एसटी की रिजर्वेशन नहीं होती तो वो हमारी 2-3% में गिर जाती। आज उसका जो जवाब दे, इन्होंने जम्मू का गला काटा है। क्या इसके लिए इनको वोट देते? क्या इसलिए वोट देते कि इनकी अपनी सरकार ने, इनकी अपने चीफ मिनिस्टर ने इनको ये कहा कि जो लोग 370 धारा को तोड़ने की बात करते हैं वो देशद्रोही हैं, और ये चुप करके उसको सुनते रहे, ये उसको सुनते रहे। क्या इसलिए वोट दिया जाना चाहिए था इनको? मैंने उस वक्त कहा था मैं स्टेट बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रहा हूं एमएलसी इलेक्शन में, और मैंने ओपनली आपके प्रेस के माध्यम से भी कई बार बता चुका हूं। इस बार में मैंने जो वोट डाला अपनी कॉन्शियस से डाला, ना मेरे को किसी ने अप्रोच किया। पर इस शख्स को जिसने ये एलिगेशन लगाया है, इसके पास में कोई अधिकार नहीं है। ये गोपनीयता होती है वोट के अंदर, ये सीक्रेसी में होता है। आप एक डॉट तक नहीं लगा सकते, इसका पता किसी को भी नहीं लग सकता। तो मैं पूछना चाहता हूं इसकी जानकारी का स्रोत क्या था, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है इसका? अगर ये जानकारी इनके पास में है तो ये जनता को मुहैया कराए। अगर इन्होंने जो कहा पैसे के लालच में दिया, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, अगर साबित करेंगे, नहीं तो ये इनके खिलाफ मैं मानहानि, अगर ये माफ़ी नहीं मांगते तो इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा मैं दायर करूँगा, और इनको जो है इसके सबसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। ये इन्होंने, मैंने आज तक ना ओशी राजनीति की है, दुनिया जानती है पवन गुप्ता को और मेरे परिवार को, और मैं ये भी साबित कर सकता हूं कि बीजेपी ने मुझे पैसे का ऑफर किया था जब इनको वोट चाहिए था राज्यसभा का, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। अगर ये कहेंगे तो इनके बड़े नेता, इनके मैं उनको बेनकाब कर सकता हूं, पर मैंने कुछ मर्यादाओं का ख्याल रखा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इन पर इन्होंने जो एक गैर जिम्मेदाराना और एक गलत इल्जाम जो मुझ पर लगाया उसके लिए ये माफ़ी मांगे। अगर ये माफ़ी नहीं मांगते तो जो है, अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, और ये जनता को गुमराह करने का मुद्दा है। और मैं इनको बता देना चाहता हूँ, इनकी राजनीतिक नौसखियापन के लिए बताना चाहता हूँ, पवन गुप्ता आज़ाद मेंबर है, वो किसी के लिए भी वोट दे सकता है। ना तो मैं बीजेपी का बंधुआ मजदूर हूँ, ना मैं किसी और पार्टी का बंधुआ मजदूर हूँ। अब तक जो असेंबली में कार्रवाई हुई है वो इस बात की गवाह है कि पवन गुप्ता ने जो कुछ किया है वो ईमानदारी से किया है, जम्मू सूबे की भलाई के लिए किया है और देश के हित के लिए किया है। आज अगर इन्होंने पिछली बार कहा कि इंजीनियर रशीद के साथ मिलकर वोट डाला, इनके आदमी तो इंजीनियर रशीद को रोक नहीं सकते। इस बार भी जीएसटी के ऊपर में अगर किसी का झगड़ा हुआ इंजीनियर रशीद के साथ, वो पवन गुप्ता का था, जब उसके बाद उसको मार्शलों ने उठा के बाहर फेंका। तो पवन गुप्ता को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं छोटे छुट भैया नेताओं की परवाह नहीं करता, पर इनको जुबान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। मेरे को मैं सोचता हूँ ये बड़े कम पढ़े लिखे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई बड़ी कम है, इसलिए इनको अभी ये सीखे नहीं हैं राजनीति के, अभी इनको सीखना बहुत कुछ बकाया है। इसलिए ये इस प्रकार की बचकाना हरकतें करके जनता के बीच में एक गलत संदेश देने की परिपाटी चालू कर रहे हैं। मैंने कभी आज तक व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाए। अगर ये व्यक्तिगत आरोपों पे आएंगे तो मेरे पास एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो मैं अभी इतना ही कहूँगा कि ये अपने इस बयान को जो है सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। अगर ये माफ़ी नहीं मांगते तो मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा।